नमस्कार दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की इस नोट्स सीरीज में आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासक कैकुबाद और क्यूमर्स के बारे में तथा साथ ही इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स एवं जीके क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम बात करेंगे कैकुबाद के बारे में। कैकुबाद गुलाम वंश का दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले गुलाम वंश का 10वां शासक था। मैंने बताया कि गुलाम वंश में टोटल 11 शासक हुए थे। उन 11 शासकों में ये 10वें नंबर का शासक था कैकुबाद। इसके शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल रहा था दिल्ली सल्तनत पर 1287 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। ठीक है, अब इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिएगा कि बलबन यानी गयासुद्दीन बलबन ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपना उत्तराधिकारी किसे चुना था। तो याद रखना है कि इससे पहले दिल्ली सल्तनत का जो 9वें नंबर का शासक था वो तो गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने अपनी मृत्यु के 3 दिन पूर्व ही अपना उत्तराधिकारी कै खुसरो को बनाया था। किसको बनाया था? कै खुसरो को बनाया था। और कै खुसरो किसका बेटा था? बलबन के बड़े पुत्र मोहम्मद खां का बेटा था। ये बड़े पुत्र मोहम्मद खां का बेटा था, जबकि कैकुबाद बलबन के छोटे पुत्र बुगरा खां का पुत्र था। ठीक है, अब समझिएगा फैक्ट्स में कि उत्तराधिकारी कै खुसरो को बनाया था तो शासक कैकुबाद कैसे बना था, इसके बारे में समझिएगा आप। कि देखिए, बलबन ने अपने बेटे बुगरा खां यानी सबसे पहले तो क्या है कि बलबन ने उत्तराधिकारी बनाया था मोहम्मद खां को, लेकिन मोहम्मद खां मंगोलों से लड़ते हुए शहीद हो जाता है। उसके बाद में जो उसका छोटा बेटा होता है बलबन का बुगरा खां, तो ये बुगरा खां को उसके बाद में क्या बनाता है? उत्तराधिकारी बनाता है। पहला उत्तराधिकारी मोहम्मद खां को बनाया, यह मंगोलों से लड़ते हुए शहीद हो गया। दूसरा उत्तराधिकारी बलबन ने बनाया था बुगरा खां को, तो लेकिन ये बुगरा खां क्या है कि बंगाल में जाकर बस जाता है, यानी बंगाल का इक़्तिदार बनता है, तो उसके बाद में बंगाल से लौटता ही नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद में उस स्थिति में ये मरने से पहले 3 दिन पहले ही यानी अपने बड़े बेटे मोहम्मद खां के बेटे कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाता है। ठीक है, देखिए, बलबन अपने बेटे बुगरा खां को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन उसके बंगाल से नहीं लौटने के कारण उसने अपने पुत्र मोहम्मद खां के बेटे कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। परंतु बलबन की मृत्यु के बाद मलिक फ़खरुद्दीन यानी मलिक फ़खरुद्दीन कौन था? दिल्ली का कोतवाल था उस समय। तो इसके नेतृत्व में अमीरों ने कै खुसरो को लाहौर भेज दिया था तथा बुगरा खां के पुत्र कैकुबाद को क्या बना दिया? इन्होंने सुल्तान बना दिया था। पॉइंट क्लियर यहाँ पर? यानी बलबन ने अपना उत्तराधिकारी कै खुसरो को बनाया, लेकिन दिल्ली के अमीरों ने क्या किया कि कै खुसरो की जगह किसको सुल्तान बनाया? दिल्ली का कैकुबाद को बनाया, जो बुगरा खां का बेटा था। पॉइंट क्लियर? यानी बलबन के 2 बेटे हैं, बुगरा खां और मोहम्मद खां। मोहम्मद खां की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हो जाती है और बुगरा खां कहाँ है? बंगाल में है। इस समय कहाँ पर है? बंगाल में है। और बलबन की मृत्यु के बाद में बलबन कहता है कि कै खुसरो को सुल्तान बनाना है, लेकिन बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली के अमीर किसको सुल्तान बनाते हैं? कैकुबाद को। कैकुबाद कौन था? बुगरा खां का बेटा था। और कै खुसरो किसका बेटा था? मोहम्मद खां का बेटा था। पॉइंट यहाँ तक आपको क्लियर हो गए होंगे। अब समझिएगा कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि जब पिता के होते हुए भी पुत्र शासक बना था। यानी बुगरा खां ऑलरेडी जिंदा था, तो बुगरा खां का बेटा क्या बना था? शासक बना था। ठीक है, यह महज 18 वर्ष की उम्र में मुइजुद्दीन की उपाधि धारण कर दिल्ली का सुल्तान बना और सुल्तान बनते ही नशे दुर्व्यसनों में डूब गया और व्यभिचारी भी बन गया, जो हमेशा वेश्याओं से घिरा रहता था। पॉइंट क्लियर यहाँ तक सारे आपके? अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंटों में क्वेश्चन देखिएगा जो एग्जाम्स में आए हैं कि किस शासक के शासनकाल में कठिन अनुशासन एवं उदासीन वातावरण के लिए प्रसिद्ध दिल्ली दरबार अब नर्तकियों एवं गायकों का अखाड़ा बन गया? तो सही आंसर है कैकुबाद के शासनकाल में। गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में दिल्ली दरबार एक कठिन अनुशासन और उदासीन वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पे बहुत कठिन यानी कठोर अनुशासन थे, यहाँ के नियम थे। उदासीन वातावरण था कि दरबार में कोई भी हंसी मजाक नहीं कर सकता था, वार्तालाप भी नहीं कर सकता था। लेकिन कैकुबाद के शासनकाल में जो दिल्ली दरबार है वो नर्तकियों और गायकों का क्या बन गया था? अखाड़ा बन गया था। तो ये आंसर है इसका कैकुबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आया है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कैकुबाद ने किसे नायब ए मुमालिक नियुक्त किया? यानी अपना नायब किसको बनाया था? तो इसने मलिक निजामुद्दीन को बनाया था। ये मलिक फ़खरुद्दीन का क्या था? दामाद था। फैक्ट्स देखिएगा
कि यह मलिक फ़खरुद्दीन, यानी मलिक फ़खरुद्दीन कौन था, दिल्ली का कोतवाल था, और ये मलिक जो निज़ामुद्दीन है ये मलिक फ़खरुद्दीन का क्या था, दामाद था। और इससे पहले ये दादवेग यानी नगर अधिकारी के पद पर था। मलिक निज़ामुद्दीन पहले नगर अधिकारी था, दादवेग था ये दिल्ली का। तो उसके बाद में इसको नायब बना दिया किसने, कैकुवाद ने। अगला क्वेश्चन देखिए कि कैकुवाद ने किसे वकील ए दर यानी राजमहल का प्रधान अधिकारी नियुक्त किया, तो इसका सही आंसर है मलिक एतमार सुरखा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कैकुवाद ने किसे बारबक यानी राज दरबार का निरीक्षक नियुक्त किया, तो इसका सही आंसर है मलिक एतमार कच्छन को। ये नाम याद रखना, आगे आपको बहुत ही समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, मलिक एतमार सुरखा और मलिक एतमार कच्छन। जो कैकुवाद का बारबक है एक, और एक कैकुवाद का क्या है, वकील ए दर है। पॉइंट क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्वेश्चन देखिएगा कि कैकुवाद ने शाइस्ता खां की उपाधि किसे दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना है। कैकुवाद ने शाइस्ता खां की उपाधि किसको दी थी, तो याद रखना है फिरोज खिलजी को कैकुवाद ने शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। और इतिहास में आगे चलकर ये जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के नाम से दिल्ली का सुल्तान भी बनता है आगे चलकर, ठीक है। इसको शाइस्ता खां की उपाधि दी गई थी कैकुवाद के द्वारा। फैक्ट्स देखिएगा इसका कि फिरोज खिलजी ने मंगोलों को हराया था, इस कारण कैकुवाद ने इसे बरन का राज्यपाल बनाया और आरिजे मुमालिक का पद दिया था। इससे पहले ये क्या है, समाना का सूबेदार था। ये बात भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बुगरा खां और उसके पुत्र कैकुवाद की भेंट का उल्लेख किरान उस सादिन मसनवी में मिलता है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में कि बुगरा खां और उसके पुत्र कैकुवाद की भेंट का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, किस मसनवी में मिलता है, किरान उस सादिन में मिलता है। और पिता पुत्र की भेंट किस स्थान पर हुई थी, इसके बारे में पूछा गया है। तो याद रखना है, पिता पुत्र की जो भेंट हुई थी वो सरयू नदी के किनारे अवध में हुई थी 1289 ईस्वी में। और इस भेंट का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है, किरान उस सादिन में मिलता है। किरान उस सादिन पुस्तक के लेखक कौन है, अमीर खुसरो हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है कि अमीर खुसरो के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, यानी ये मसनवी लिखी गई थी। इस मसनवी में बुगरा खां और उसके पुत्र कैकुवाद की भेंट का उल्लेख मिलता है, और ये भेंट सरयू नदी के किनारे और अवध में हुई थी 1289 ईस्वी में। इसका फैक्ट्स अवश्य पढ़िएगा, फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है कि मलिक निजामुद्दीन ने कैकुवाद के हाथों मंडोली में कैखुसरो की हत्या करवा दी थी, ठीक है। मलिक निजामुद्दीन के बारे में बता दिया है कि मलिक फ़खरुद्दीन का दामाद था और उसने इसको नायब बनाया था कैकुवाद ने। तो मलिक निजामुद्दीन ने कैकुवाद के हाथों कैखुसरो की हत्या कहाँ पे करवाई, मंडोली में करवाई थी। इसके अलावा मलिक निजामुद्दीन ने ख्वाजा खातिर को भी अपमानित किया था, जिससे दिल्ली में क्या है, अव्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। और उसी समय उत्तर पश्चिम में मंगोल नेता तैमूर, यानी तिमूर है यहाँ पे नाम, तैमूर नहीं है, तिमूर ने 1288 में विभिन्न आक्रमण द्वारा पूरे क्षेत्र को अशांत कर रखा था। इन स्थितियों को देखते हुए बुगरा खां यानी जो बंगाल का स्वतंत्र शासक था उस समय, ये बुगरा खां ने सुल्तान नसरुद्दीन की उपाधि धारण करके बंगाल का अपने आप को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था उस समय। तो जो बुगरा खां था कैकुवाद का पिता था, तो इसने कैकुवाद से भेंट करने की क्या बनाई थी, योजना बनाई थी कि उसको समझाता हूँ कि शासन कैसे चलाना है। इस भेंट के बाद कैकुवाद ने मलिक निजामुद्दीन को मुल्तान जाने के आदेश दिए, ठीक है। इस भेंट के बाद, यानी जब अपने पिता पुत्र की भेंट हो जाती है, भेंट से लौटने के बाद में कैकुवाद क्या करता है कि मलिक निजामुद्दीन को मुल्तान जाने का आदेश देता है। उस भेंट में कैकुवाद को बुगरा खां समझाता है कि मलिक निजामुद्दीन है वो सही आदमी नहीं है, उससे थोड़ा सावधान रहना है तुमको, और अपने हिसाब से शासन चलाना है, ना कि अपने अमीरों के हिसाब से। तो मलिक निजामुद्दीन के बारे में समझाने के बाद में कैकुवाद मलिक निजामुद्दीन को मुल्तान जाने की आदेश दे देता है, किंतु रास्ते में ही निजामुद्दीन की हत्या हो गई थी। इस हत्या के बाद शक्ति के केंद्र कौन हो, यानी इस हत्या के बाद में शक्ति का केंद्र कौन हो, अब समझ से ये आ गई कि मलिक निजामुद्दीन के हाथों में पूरी शक्ति थी। अब मलिक निजामुद्दीन की जब हत्या हो गई तो अब दरबार में ये सब माहौल हो गया कि अब शक्ति किसके हाथों में आनी चाहिए, पावर किसके हाथों में आनी चाहिए। अब इसको लेके दरबार में दो गुट बन गए थे। कितने गुट बन गए थे, दो गुट। दोनों गुट अपने हाथों में शक्ति लेना चाहते थे। अब दो गुट कौन कौन से थे उनको समझेगा। पहला गुट था कच्छन व सुरखा का गुट, यानी मलिक एतमार कच्छन और मलिक एतवार सुरखा, जिसके बारे में मैंने बताया था। एक वकील दर था और एक
कैकुवाद का क्या था, बारवक था। यानी कच्छन जो बारवक, जो कच्छन क्या है, मलिक एतवार कच्छन कैकुवाद का क्या है, बारवक है, और मलिक एतवार सुरखा कैकुदार का क्या है, कैकुवाद का क्या है, बकीले दर है। ये इन दोनों का एक गुट था। तो ये दोनों क्या चाहते थे, इन दोनों का गुट चाहता था कि बलवन के वंशजों के पास ही प्रभुत्व रहे, कि बलवन के जो वंशज हैं उनके पास क्या रहे, प्रभुत्व रहे, यानी उन्हीं के वंश के, उसी के वंश के शासक बने, उनके पास ही पावर रहे। जब कैकुवाद लकवाग्रस्त हो गया, यानी कुछ समय बाद जब अपने पिता पुत्र की भेंट हुई थी और निजामुद्दीन की हत्या हुई थी, उसके कुछ समय में ही कैकुवाद क्या हो जाता है, लकवा से ग्रस्त हो जाता है। अब उस समय स्थिति ये हो गई कि अब सुल्तान किसको बनाया जाए। तो कच्छन व सुरका गुट ने क्या किया कि इसी के यानी कैकुवाद का एक 3 वर्षीय पुत्र था क्यूमर्स, और क्यूमर्स को क्या बना दिया, सुल्तान बना दिया भाई। ठीक है कि भाई अब ये तो लकवाग्रस्त हो गया है, अब सुल्तान कौन होगा, कैकुवाद का पुत्र क्यूमर्स होगा, और इसकी उम्र मात्र उस समय कितनी थी, 3 वर्ष की थी। उसके पश्चात इन्होंने जो खिलजी समूह, यानी जो दूसरा समूह था वो खिलजी समूह था, यानी फिरोज खिलजी के गुट का समूह था। तो इन्होंने कहा कि अब ऐसा करते हैं, ये जो खिलजी समूह है, दूसरा जो समूह है, इसको मारने की इन्होंने सूची बना ली, भाई खिलजी समूह को मारेंगे। तो खिलजी समूह को मारने की सूची बनाई गई और षड्यंत्र रचा गया। लेकिन अहमद चप ने, एक अहमद चप नाम का व्यक्ति था इनके गुट में, उन्होंने इसकी सूचना फिरोज खिलजी को दे दी और षड्यंत्र क्या हो गया, असफल हो गया। अहमद चप नाम याद रखना, आगे चल के आपको बहुत सुनने को मिलेगा इतिहास में ये। तो उसके बाद में जो दूसरा गुट था, मलिक फिरोज खिलजी गुट। ठीक है, दूसरा गुट कौन सा था, मलिक फिरोज खिलजी गुट था। इसका समूह शक्तियां अपने पास रखना चाहता था। जब सुरखा समूह के षड्यंत्र का पता चला, तब इसने कुच्छन सुरखा सहित कई दरबारियों की हत्या कर दी और स्वयं सर्वेसर्वा बन गए। इसके बाद फिरोज खिलजी ने तरकेश नामक व्यक्ति को कैकुवाद की हत्या करने हेतु भेजा। इसने कैकुवाद को दरी में लपेटकर यमुना नदी में डाल दिया। इस प्रकार कैकुवाद की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। अब क्वेश्चंस देखिएगा जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि किसने अपने पुत्रों को उलेमा से सचेत रहने की सलाह दी और उन्हें लालची दुष्टों की संज्ञा दी थी। तो इसका सही आंसर है बुगरा खां ने। यानी मैंने बताया था कि किरान उस 7 दिन में जो भेंट होती है, उस भेंट में बुगरा खां कैकुवाद को समझाता है कि भाई तुम्हें उलेमा वर्ग से, यानी अमीर वर्ग से और उलेमा वर्ग से सचेत रहना है, वो लालची दुष्ट हैं। कौन है, लालची दुष्ट हैं। तो बुगरा खां अपने पुत्र को ये ऐसा समझाता है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किलूगढ़ी यानी किलोखरी के महल का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही आंसर है किलोखरी महल का निर्माण करवाया था कैकुवाद ने। इसका फैक्ट अवश्य याद रखिएगा कि इस महल का निर्माण कैकुवाद ने शुरू करवाया था और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसको पूर्ण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस ग्रंथ में दिल्ली शहर की दशा, उसके मुख्य भवन किलूखरी के राजभवन का निर्माण, दरबार का वैभव एवं ऐश्वर्य और अमीरों तथा उच्च पदाधिकारियों के पारस्परिक व्यवहार का उल्लेख बड़े विस्तार से किया गया है। तो इसका सही आंसर किरान उस सादिन ग्रंथ में किया गया है और इसके लेखक हैं अमीर खुसरो। पॉइंट क्लियर यहाँ पर। ये थी दोस्तों कैकुवाद से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट बातें। अब हम पढ़ते हैं क्यूमर्स के बारे में, क्योंकि कच्छन व सुरखा गुट ने क्यूमर्स को सुल्तान घोषित कर दिया था जब कैकुवाद लकवा से ग्रस्त हो गया था। देखिए क्यूमर्स जब सुल्तान बना, इसकी उम्र महज 3 वर्ष थी और ये 1290 में सुल्तान बना था और 3 माह ही इसने शासन किया था। इसका शासनकाल हम देख सकते हैं, 1290 ईस्वी में इसका शासनकाल रहा। मात्र 3 महीने इसने शासन किया था और 3 ही साल का था। इसको उपाधि दी गई थी शमसुद्दीन सेकंड की, यानी इसको शमसुद्दीन द्वितीय के नाम से दिल्ली का सुल्तान बनाया गया था। और क्वेश्चन देखिएगा कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो क्यूमर्स था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, क्यूमर्स। किसका बेटा था क्यूमर्स, कैकुवाद का बेटा था। अगला है क्यूमर्स की हत्या किसने की थी, फिरोज खिलजी ने की थी। ये बात भी याद रखना है। फिरोज खिलजी क्यूमर्स के शासनकाल में इसका रीजेंट बना, प्रतिशासक बना, यानी इसको लेकर इसने 3 महीने तक शासन किया इसको, और इसके प्रतिशासक के रूप में और उसका वजीर भी बना था। ठीक है, वजीर बन के, इसका रीजेंट बन के यानी संरक्षक बन के इसने क्यूमर्स का संरक्षक बनाया 3 महीने के लिए फिरोज खिलजी, और बाद में इसी ने हत्या कर दी।
देखिए इसमें दिल्ली पर इसने क्या किया, इसने दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर एक नवीन राजवंश खिलजी वंश की स्थापना की थी फिरोज खिलजी ने, और जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के नाम से ये दिल्ली का सुल्तान बना था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसने लिखा है कि क्यूमर्स के साथ उस वंश का अंत हो गया जिसे मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने आरंभ किया था, यानी मोहम्मद गौरी ने आरंभ किया था। ये बात लिखी है हाजी दबीर ने, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट की एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस, और सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे आपको बस इतना ही याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो शासक था वो क्यूमर्स था। शमसुद्दीन द्वितीय की उपाधि के साथ में दिल्ली का सुल्तान बना था, और इसकी हत्या फिरोज खिलजी ने कर दी थी, और 3 महीने इसने शासन किया था, और 3 महीने इसका संरक्षक कौन रहा था, फिरोज खिलजी ही इसका संरक्षक यानी रीजेंट रहा था, वजीर रहा था। ये चीज़ें एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो ये क्यूमर्स और कैकुवाद से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम यहाँ पे करवा देते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और गुलाम वंश यहाँ पे दी एंड होता है, यानी समाप्त होता है। अब अगली वीडियो में हम पढ़ाएंगे खिलजी वंश के बारे में, यानी अब हम खिलजी वंश को शुरुआत करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।